हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर 1 सेट्स का एक्सरसाइज 1.1 डील करने वाले हैं। इसमें हम प्रेजेंटेशन पे हम भी फोकस करेंगे और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो को देखिएगा, वरना मुझे लगता है कि पहला लेक्चर में जो आपने कॉन्सेप्ट समझा होगा उसके बाद आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। हमें बताना है कि इसमें से कौन कौन से कलेक्शंस जो हैं सेट्स हैं। अब आपको पता है कि कोई भी कलेक्शन सेट्स कब होती है, कोई भी कलेक्शन सेट तब होती है जब वो कलेक्शन वेल डिफाइंड होती है। अगर वो कलेक्शन वेल डिफाइंड होगी तो वो सेट होगी। अब इसी पे बेस्ड हम ये पूरे क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। हमारे एक ईयर में जो भी 12 मंथ्स होते हैं उसमें से जो भी मंथ्स जे लेटर से स्टार्ट होते हैं हमें बताना है कि उनका अगर मैं कलेक्शन बना दूं तो वो सेट होगा कि नहीं होगा। अब आप बताओ ईयर में लेटर जे से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से मंथ्स हैं। पहला आप बोलोगे जनवरी, दूसरा आप बोलोगे जून एंड थर्ड यू विल से इट इज जुलाई। इसके अलावा को तो कोई फोर्थ मंथ नहीं होता जो जे से स्टार्ट होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूंगी कि जून क्या इस कलेक्शन को बिलोंग करेगा तो आप भी बोलोगे यस, और मैं किसी और से पूछूंगी तो वो भी बोलेगा यस, क्योंकि जून जे से स्टार्ट हो रहा है और वो इस ईयर और हमारे ईयर में 12 मंथ्स में से वो एक मंथ है। तो ये कलेक्शन बेसिकली हमारा एक सेट क्यों हुआ, क्योंकि एक वेल डिफाइंड है। तो अगर इसका सोल्यूशन हमें लिखने को बोलेंगे तो कैसे लिखेंगे, यस इट इज अ सेट because it is a well-defined collection of objects। हमें जस्टिफाई और आंसर बोला है तो हम इसका सेट भी बनाकर दिखा सकते हैं। जो नो आएगा जिनका आंसर, उनका तो हम सेट ही नहीं बना पाएंगे क्योंकि वो सेट होगा ही नहीं। अभी ये तो एक सेट बना रहा है तो हम इसका सेट बना देते हैं। हम इसे किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं। सपोज मैंने ए से डिनोट किया है तो मैं इसे कैसे लिखूंगी, इसे मैं लिख सकती हूं ए से। ए इज इक्वल टू, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे मैं वो लिख दूंगी। मैं लिखूंगी जनवरी, जून, जुलाई, राइट। तो ये हमारा सेट हो गया। इस तरीके से मैंने फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन कर दिया, तो ये डेफिनेटली हमारा क्या हो गया, एक सेट हो गया। अब देखते हैं सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो यहां पर वो बात नहीं आई, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक बैट्समैन इन इंडिया और गुड बैट्समैन इन इंडिया, इसमें डिफरेंस होता है। बैट्समैन इन इंडिया आपको पता है कि उस कलेक्शन में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आने वाले हैं, लेकिन गुड बैट्समैन ऑफ इंडिया पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, और अगर वो वेरी करेगा तो डेफिनेटली एक सेट नहीं। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूंगी कि आपको एक 10 मेंबर की मुझे बताओ कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इंडिया के कौन से हैं, तो आप हो सकता है कोई और राइटर्स बोलो। अगर मैं किसी सेकंड पर्सन से पूछूंगी तो हो सकता है वो कोई और डिफरेंट 10 राइटर्स का नेम ले। तो अगर ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है तो क्या वो एक सेट होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, इसलिए सेट नहीं है। तो ये तो हमारा सेट नहीं है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, नो इट इज not a set because it is not a well defined collection of objects। Alright, अब थर्ड पार्ट देखते हैं। A team of 11 best cricket batsmen of the world। ये बिल्कुल सेम बात आ गई। अगर मैं पूरा एक सर्वे कराऊं और उसमें बोलूं कि आपको वर्ल्ड के एक टीम बनानी है जिसमें बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन हो, तो डेफिनेटली वो टीम जो होगी वो हर पर्सन से, हर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट होगी। अगर वो डिफरेंट होगी तो यानी वो वेल डिफाइंड नहीं है, यानी कि वो एक सेट भी नहीं है। नाउ द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब हमसे कोई बेस्ट या ऐसा कुछ नहीं पूछा है, हमसे सिंपली पूछा है कि आपके क्लास में कितने बॉयज हैं। तो अगर मैं सपोज अज्यूम करती हूँ कि आपके क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 20 बॉयज हैं और 20 गर्ल्स हैं, तो क्या ये डिफरेंट होगा हर पर्सन के लिए। मैं अगर आपसे पूछूंगी कि कोई पर्टिकुलर ABC पर्सन है, क्या वो आपकी क्लास में है, तो आप बोलोगे हाँ है। अगर मैं आपकी किसी फ्रेंड से पूछूंगी तो वो भी बोलेगा हाँ ये तो आपकी क्लास में एक बॉय है। यानी आप बिल्कुल श्योर हो कि इस कलेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट्स, यानी कि कौन कौन से बॉयज आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं। अगर आप श्योर हो तो दैट मीन्स ये डेफिनेटली एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, और वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा तो ये एक सेट भी होगा।
इसमें भी आप लिखोगे yes it is a set because it is a well defined collection of objects. Now fifth part, the collection of all natural numbers less than 100, यानी 100 से कम हमारे पास कौन कौन से नेचुरल नंबर्स आते हैं. नेचुरल नंबर्स वो होंगे जो 1 से स्टार्ट होंगे और कहां तक जाएंगे, हमारे 99 तक जाएंगे, क्योंकि 100 हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे लेस देन बोला है. अगर लेस देन और इक्वल टू बोलते तो हम 100 भी इंक्लूड करते. इसको सिंपली हम कर्ली ब्रैकेट्स में एनक्लोज करेंगे और किसी कैपिटल लेटर से हम डिनोट कर देंगे. ये हमारा एक सेट हो गया. हम सेट बना पा रहे हैं क्योंकि हमें डेफिनेटली पता है कि इस कलेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट्स आने वाले हैं. तो इसमें हम सिंपली लिख देंगे कि येस इट इज अ सेट बिकॉज इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और उसके बाद हम ये सेट दिखा देंगे, हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा. नाउ सिक्स्थ पार्ट, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद. सो मुंशी प्रेमचंद जी ने जितनी भी नॉवेल्स लिखी होंगी डेफिनेटली वो तो सेम ही रहेगा. क्यों? क्योंकि इसमें हमसे ये नहीं बोला है कि बेस्ट नॉवेल्स या ऐसा कुछ. मुंशी प्रेमचंद जी ने जो भी नॉवेल्स लिखी होंगी वो हमेशा सेम रहेंगी. उनका एक जो कलेक्शन बना हुआ होगा वो उन्हीं के नाम से फेमस होगा और हमेशा उसी कलेक्शन में ही रहेगा. That means it is a set because yes, it is a well-defined collection of objects. Now the collection of all even integers, इसका भी हम सेट बहुत आराम से बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसे मैं बोलती हूँ C, तो आप बता सकते हो कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे. जितने भी हमारे इवन इंटीजर्स होने वाले हैं, यानी हम स्टार्ट करेंगे 0 से और 2, 4 इस तरीके से इन्फिनिटी तक जाएगा, और इसके पीछे भी नेगेटिव साइड में भी ये सिमिलरली ऐसी तरीके से जाएगा, -2, -4 एंड सो ऑन. तो ये डैश 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 जो मैंने लगाए हैं उसका मतलब है कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाएगा. तो येस इट इज अ सेट बिकॉज इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स, और इसमें हम ये सेट दिखा देंगे, हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा. इसके बाद 8 पॉइंट है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. अब आप मुझे बताओ कि इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस हैं, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि वही क्वेश्चंस किसी और चैप्टर में भी होंगे. मतलब आपको पता है कि अगर मैं कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको दे दूं कि एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या इस कलेक्शन में आएगा, तो आप बोलोगे यस बिल्कुल आएगा, क्योंकि वो एक क्वेश्चन है जो इस चैप्टर को बिलोंग करता है. दैट मीन्स आप बिल्कुल श्योर हो कि इस कलेक्शन में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आने वाले हैं. तो आप लिखोगे येस इट इज अ सेट because it is a collection of well-defined objects. Now a collection of most dangerous animals of the world. तो अब ये तो बिल्कुल individual to individual वेरी करने वाला है. क्यों वेरी करने वाला है? क्योंकि भाई ऐसा भी हो सकता है कि किसी पर्सन को lizard से भी डर लगता हो, और हो सकता है किसी पर्सन को स्नेक से भी डर ना लगता हो. तो ये तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस होंगी. और मोस्ट जब वर्ड आ गया, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, तो ये डेफिनेटली एक सेट नहीं होने वाला है. क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है ही नहीं. नाउ द सेकंड क्वेश्चन, लेट A is equal to a set of 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Insert the appropriate symbol belongs to or doesn't belong to in the blank spaces. मतलब हमें इन दोनों सिंबल्स को इसमें पुट करना है. तो आप मुझे बताओ कि ये एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट करता था. ये रिप्रेजेंट करता था बिलोंग्स टू. मतलब कि अगर कोई भी एक सेट है A और मैं अगर बोलना चाहती हूँ कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट C है जो इसमें बिलोंग करता है, यानी इस सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं उसमें C भी एक एलिमेंट है, तो मैं उसे कैसे लिख सकती हूँ, C एलिमेंट जो है दैट बिलोंग्स टू द सेट A. राइट, मैं इसको लिख सकती हूँ. अगर C इसमें बिलोंग नहीं करता है, C इसका एलिमेंट नहीं है, तो मैं बोलूंगी डज नॉट बिलोंग टू A. तो बस यही हमें यहाँ पे बताना है. क्या 5 इस सेट में आता है? बिल्कुल आता है. 8 आता है? नहीं आता. 0 आता है? नहीं आता. 4 आता है? यस बिल्कुल आ रहा है, तो इसमें बिलोंग टू का साइन लग जाएगा. 2 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है. 10 आ रहा है? नहीं आ रहा है. सो 1 सेकंड का क्वेश्चन था, ये हमसे हो गया. नाउ द थर्ड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म. इसको अब हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है. ये हमें कौन सी फॉर्म में गिवन है? बेसिकली ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं. अब इसे हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है. तो सबसे पहले देखते हैं हम फर्स्ट पार्ट. A is equal to x such that x is an integer and lies between -3 and 7. मतलब -3 से बड़ा है और इक्वल भी हो सकता है और 7 से हमारा सिर्फ कम है. तो x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं? रोस्टर फॉर्म में हमें कुछ भी नहीं करना होता, सिंपली इसको इन ब्रैकेट्स में उतार देना होता है, एलिमेंट्स को एज इट इज उतार देना होता है. तो इसको मैं कैसे लिखूंगी? A, क्योंकि हमें A ही गिवन है, ये ब्रैकेट्स बनाऊंगी
और अब सिंपली इसके बीच में जो इंटीजर्स आ रहे हैं उन्हें उतार दूंगी। -3 को हम लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल टू का साइन भी लगा हुआ है, तो -3 इंटीजर है, इसको लिख दिया। इसके बाद क्या आएगा, -2 आएगा। नंबर लाइन में आपको पता है कैसे चलते हैं ये, 0, -1, -2, 1, 2, ये सब क्या होते हैं नंबर लाइन पर जो भी आ रहे हैं, ये सब इंटीजर्स होते हैं, तो -2 आएगा। उसके बाद -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बस 7 नहीं आएगा क्योंकि हमें इक्वल टू का साइन बोला ही नहीं है, सिर्फ बोला लेस देन 7 होना चाहिए, तो 6 तक आएंगे। तो ये हमारे इंटीजर्स हो गए। अब सेकंड पार्ट है बी, x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो अब बताओ b को कैसे लिखोगे। सिंपली हमें नेचुरल नंबर्स लिखने हैं जो 6 से कम है, तो यानी 1, 2, 3, 4, 5, दैट्स इट। ये हमारा सेकंड का सोल्यूशन हो गया कि b क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5 होगा, 6 नहीं होगा बिकॉज सिर्फ हमें लेस से पूछा है। थर्ड है c is equal to x is such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digits is 8। मतलब हमें दो नेचुरल नंबर्स लेने हैं, उनका दो डिजिट्स को उतार देना है, एक नंबर बनेगा, उन नंबर में जो डिजिट्स आ रही हैं उसका सम क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो देखते हैं इसमें क्या क्या आएगा। ये हमारा c है, थर्ड का सोल्यूशन है c से। पहला नंबर, पहला नेचुरल नंबर ही लेके देखते हैं, 1। पहली डिजिट अगर मैं 1 लिखूंगी तो दूसरी डिजिट मुझे क्या लिखनी पड़ेगी, 7। क्यों, क्योंकि 1 + 7 हमारा हो जाएगा 8। अगर 1 7 आएगा तो फिर 7 1 भी आएगा। ओके, नाउ 2 हमारा सेकंड नेचुरल नंबर है, तो 2 के साथ मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा, यानी 62 भी आएगा। क्यों, क्योंकि 6 + 2 भी 8 है और 2 + 6 भी 8 है, तो मैं इसे रिवर्स कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद अब 3 लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, 5, क्योंकि 5 + 3 = 8। और अगर मैं 35 लिखूंगी तो मुझे 53 भी लिखना पड़ेगा। नाउ 3 के बाद आएगा 4 के साथ मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 4। इसके बाद अब मैं अगर 5 लिखूंगी तो वो मैं ऑलरेडी उतार चुकी हूँ, 5, 6 एंड 7 ये सब मैं उतार चुकी हूँ। अब आप बताओ 7 के बाद क्या मैं 8 लिख सकती हूँ। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 8 लिख देती हूँ तो मुझे सेकेंड डिजिट क्या लिखनी पड़ेगी, 0 लिखनी पड़ेगी। लेकिन हम 0 नहीं लिख सकते। 0 क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर नहीं है तो हम 0 भी नहीं लिख सकते। तो बेसिकली हमारा 44 पर ही खत्म हो जाएगा और यह हमारा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ये हमारा सी एलिमेंट हो गया। अब हमसे पूछा है डी, x is such that x is a prime number which is a divisor of 60। हमें प्राइम नंबर्स लिखने हैं जो हम 60 को डिवाइड करें जिन प्राइम नंबर से। तो देखते हैं क्या क्या आएगा इसमें। फर्स्ट प्राइम नंबर देखेंगे तो आएगा 2, तो 2 60 को डिवाइड कर पा रहा है, बिल्कुल कर पा रहे हैं। इसके बाद 3 प्राइम नंबर है हमारा नेक्स्ट। प्राइम नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, जो जिनकी टेबल में 2 और 1 यानी उनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, या तो वो खुद या फिर 1। तो 2 और 3 हमारे प्राइम नंबर्स हैं और 60 को भी डिवाइड कर रहे हैं, तो इस सेट में जरूर आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा कौन सा एलिमेंट होगा, इसके बाद हमारा एक प्राइम नंबर आएगा 5, जो 60 को डिवाइड कर पा रहा है क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है तो 5 डिवाइड करेगा। नाउ इसके बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा, 7 आएगा। 7 इसको डिवाइड नहीं करेगा। 60 को डिवाइड कर सकते थे 2, 3, 5 और इसके अलावा 10 डिवाइड कर सकता है और 6 डिवाइड कर सकता है। ये सब मतलब अब इनके मल्टीपल्स शुरू हो जाएंगे। बट अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई करके ही वो लाने वाली हूँ तो फिर वो प्राइम नंबर कहाँ से रह जाएंगे, वो प्राइम नंबर नहीं होंगे, राइट। क्योंकि अगर मैं जैसे 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आएगा 10 से बिल्कुल 60 डिवाइड हो रहा है, लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि उनमें फैक्टर्स 2 और 5 भी तो आ जाएंगे, यानी हमारा 2 और 5 और 3 यही हमारे लास्ट प्राइम नंबर्स होंगे। इसके बाद हमारा ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, E is equal to the set of all letters in the word trigonometry। इसमें क्या कुछ है, बिल्कुल भी नहीं है। E को लिख दो, इसके अंदर जितने भी हमारे एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको एज इट इज उतार देना है। अगर इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है तो वो ये है कि बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें रिपीट हो रहे हैं, हमें रिपीटेडली नहीं लिखना। n के बाद भी O आ रहा है, मैंने एक बार उतार दिया तो मैं बस एक ही बार उतारूंगी, उसको दोबारा नहीं उतारूंगी। तो जो एक बार आ गया सो आ गया, ये y हो गया और खत्म, क्योंकि t और r हम ऑलरेडी उतार चुके थे। नाउ f भी सिमिलरली हम लिख देंगे, f इज द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, तो b e t r, दैट्स इट, क्योंकि t और e दोबारा हम नहीं उतारेंगे। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में उतारना है, राइट। तो पहला पार्ट हमारा है 3, 6, 9 एंड 12।
अब आप बताइए इसमें आपको कॉमन प्रॉपर्टी कौन सी दिख रही है? ये बेसिकली हमें रोस्टर फॉर्म में गिवन है और अब हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। फिलहाल अब अभी तक हम सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, राइट? तो इसको पहले तो हम कोई अज्यूम कर लेते हैं कोई भी कैपिटल लेटर से और इसे स्टार्ट कर देते हैं। अब ये क्या आएगा? 3, 6, 9, 12 में आपको कोई कॉमन प्रॉपर्टी दिख रही है? आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि ये सब 3 के मल्टीपल्स हैं, राइट? ये 3 इंटू 1 है, ये 3 इंटू 2 है, ये 3 इंटू 3 है एंड 3 इंटू 4 है, राइट? तो ये 3 इंटू 1 था। अब इसमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या हो गई कि जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं x, वो क्या होने वाला है? बेसिकली 3 का कोई मल्टीपल होने वाला है, 3 इंटू सम कॉन्स्टेंट। और इस कांस्टेंट पे भी तो कोई कंडीशन लगानी पड़ेगी। अगर इसे ऐसे ही खुला छोड़ दिया तो n की वैल्यू तो हमारी कुछ भी हो सकती है, फिर नेगेटिव वैल्यू, कोई भी रैशनल वैल्यू, या फिर ये इन्फिनिटी तक जाएगा, कहीं तक भी जाएगा। सो इसमें कोई कंडीशन तो लगनी चाहिए। तो n की वैल्यू में कंडीशन आपको क्या नजर आ रही है? n की वैल्यू सिर्फ है 1, 2, 3 और 4। तो ये कंडीशन हमें सोचनी पड़ेगी कि वो क्या कंडीशन है। तो कंडीशन क्या होने वाली है? 1, 2, 3, 4 नेचुरल नंबर्स है, एक तो ये कंडीशन हो गई, और ये 1 से ज्यादा है, 4 से कम है, इंक्लूडिंग 1 एंड 4। तो देखते हैं इसे कैसे लिखेंगे। a इज इक्वल टू x सच दैट, ये तो हम उतारते ही थे सेट बिल्डर फॉर्म में। नाउ x इज सच दैट x इज इक्वल टू 3 इंटू सम कॉन्स्टेंट n, वेयर n में क्या कंडीशन लगेगी कि n 1 से ज्यादा या फिर उसके इक्वल हो सकता है एंड इट कैन बी लेस देन और इक्वल टू 4, राइट? और n एक नेचुरल नंबर भी होना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वो इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, कोई भी वैल्यू n ले लेगा अगर हम ये कंडीशन नहीं लगाएंगे तो। और अगर हमें ये लगानी भी है ना कि ये इंटीजर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तब भी हमें ये लिखना जरूरी है कि n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि हम ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं, हम बेसिकली सारी इंफॉर्मेशन ही दे रहे हैं यहाँ पर, जिससे कि हम ये रोस्टर फॉर्म बना सकें। तो x is such that x is equal to 3 into n, where n lies between 1 and 4 and n belongs to the set of all natural numbers. Natural numbers मतलब 1, 2, 3, 4 कहीं तक भी जा सकते हैं, इन्फिनिटी तक, बट हमने यहाँ पे इसको स्टॉप कर दिया है कि वो 4 तक ही रहेंगे, राइट? ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2, 4, 8, 16 एंड 32। अब आप इसमें बताइए कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी नजर आ रही है। ये भी आपको बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही होगी कि क्या प्रॉपर्टी है। 2 अगर मैं यहाँ लिख दूं, अच्छा यहाँ पे अगर मैं सपोज आपको दिख भी रहा हो कि 2 इंटू 2 करूंगी तो 4 तो आ जाएगा, लेकिन 2 इंटू 3 करूंगी तो 8 नहीं आएगा, फिर आएगा मेरा 6। तो फिर क्या कॉमन प्रॉपर्टी है? ये 2 की पावर्स हैं, ध्यान से देखो तो ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5। तो ये इस तरीके से जाएगा, राइट? अब इसी कॉमन प्रॉपर्टी को मैं देखूं तो अब मैं इसे कैसे डिफाइन कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे ले लिया एक सेट B, तो सेट B विल बी इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 2 टू द पावर सम कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को हम हमेशा से n ही लेते हैं तो n ही लेंगे। n पे क्या कंडीशन लगा सकते हैं कि वो 1 से 5 के बीच में लाई करेगा। अब तो ये बिल्कुल सिंपल हो गया है ना, अब तो इसमें कोई डिफिकल्टी बची ही नहीं है, क्योंकि हमें सारे पैटर्न समझ में आ गए कि इसको कैसे डिफाइन करना होता है। n कौन से सेट में बिलोंग करेगा, कौन से तरीके का नंबर है n? एक नेचुरल नंबर है, राइट? कोई सा भी अपने मर्जी से वैल्यू तो नहीं ले सकते हैं। नाउ द थर्ड पार्ट, 5, 25, 125 एंड 625। यहां पर आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? अगर सपोज मैं इसे C ले लूं तो अब आप बताइए कि इसमें कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी लगेगी। सिंपली 5 की पावर 1, यहाँ पे 5 स्क्वायर, 5 क्यूब एंड 5 टू द पावर 4। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको यही दिखेगा, आपको बिल्कुल स्ट्राइक कर रहा होगा कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 5 इंटू समथिंग होगा, 5 की पावर समथिंग होगा। यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा होगा कि ये 5 की पावर कुछ है, राइट? तो x इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर सम कांस्टेंट, जहां पे n की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, 1 से 4 तक। तो 1 से 4 तक हमारी n की वैल्यू लाई करेगी, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। यहाँ पे भी हम कोई कांस्टेंट ऐसे ही नहीं ले सकते हैं, राइट? ऑल राइट, नेक्स्ट पार्ट है हमारा 2, 4, 6 टिल इंफिनिटी। ये कहीं तक भी जाएगा, पूरा इंफिनिटी तक जाएगा, तो हमारी एक कंडीशन जो हमें लगानी होती है बेसिकली वो हमारी कम हो जाएगी। तो अब देखते हैं इसको कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज इसे मैं रिप्रेजेंट करती हूँ D से, तो इसे मैं लिखूंगी x इज सच दैट x इज इक्वल टू, इसे कैसे लिखेंगे?
क्या आपको साफ साफ इवन नंबर्स का सेट नहीं नजर आ रहा? 2, 4, 6 एंड सो ऑन। तो इवन नंबर बेसिकली क्या होते हैं कि वो 2 का कोई मल्टीपल होता है। ये हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। 2 इंटू n, जहां पे n की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? 2 इंटू 1 से शुरू हो रही है ना। 2 इंटू 0 करेंगे तो वो तो 0 आ जाएगा, तो 0 हमारे सेट में है ही नहीं, तो हम 1 से इसे स्टार्ट करेंगे और ये कहां तक जाएगी। अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, ये मैं आपको दिखाने के लिए दिखा रही हूँ, ऐसे लिखना नहीं है। अगर ऐसे लिखते हैं तो ये बिल्कुल एक गलत रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि इसका हमें मीनिंग मालूम है कि अगर 1 से लेकर ये इंफिनिटी तक जा रहा है, 1 से लेकर इंफिनिटी तक जा रहा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली? n इज अ नेचुरल नंबर। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? नेचुरल नंबर का मतलब ही क्या होता है कि वो 1, 2, 3 टिल इंफिनिटी तक जा रहा है। इसको हमें लिखने की नहीं जरूरत है, क्योंकि ये सेट्स हमने बेसिकली इसीलिए पढ़े हैं ताकि हम रिप्रेजेंटेशन को इजी कर सकें। नाउ फिफ्थ पार्ट, 149 टू द 200। यहाँ आपको क्या कॉमन पैटर्न नजर आ रहा है? क्या ये किसी चीज का मल्टीपल है? यहाँ पे इवन भी हमें नजर आ रहे हैं नंबर्स, ऑड भी नंबर नजर आ रहे हैं, तो ये क्या पॉसिबिलिटी है कि क्या हो सकता है? इसमें पॉसिबिलिटी ये है कि ये आपकी पावर्स हैं। ध्यान से देखें तो ये 1 स्क्वायर हो गया, ये 2 स्क्वायर हो गया, ये 3 स्क्वायर हो गया और ये 10 स्क्वायर हो गया। तो साफ साफ आपको इनके बीच में जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो नजर आ गई और आपने सिंपली बहुत आराम से इसका सेट बना दिया। x is such that x is equal to something something। क्या समथिंग? एक कांस्टेंट का कुछ पावर, राइट? पावर भी हमेशा स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे हमने 2 का क्यूब तो नहीं लिया, 2 टू द पावर 4 भी नहीं लिया, 2n का पावर क्या लिया हमने? स्क्वायर लिया है। और n पे क्या कंडीशन है? क्या अगर मैं सिर्फ n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिख दूं तो चलेगा? नहीं, क्योंकि ये फिर इंफिनिटी तक चला जाएगा। लेकिन ये हमारी खत्म हो रही है, 100 पर ही खत्म हो रहा है, सो 100 बेसिकली 10 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कहां से कहां तक आ जाएगी? 1 से लेके 10 तक, और ये हमारा हो गया ब्रैकेट क्लोज। तो हमने बहुत इजीली रोस्टर फॉर्म में भी इसे कन्वर्ट करने में देख लिया और रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म में भी कन्वर्ट करना देख लिया। अब आ जाता है अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें इन सब सेट्स के क्या बताने हैं? एलिमेंट्स बताने हैं। तो पहला सेट हमें दिख रहा है a इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे? जो हमारे 1 से स्टार्ट होंगे, 1, 3, 5 एंड सो ऑन। कोई हमें लिमिट नहीं गिवन है, ये इंफिनिटी तक जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहूँ रोस्टर फॉर्म में तो कैसे करूंगी? ये स्टार्ट होगा 1 से, then 3, then 5 एंड सो ऑन चला जाएगा, राइट? 3 एलिमेंट्स हमने लिख दिए, डैश 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 लगा दिया, सिंपली इंफिनिटी तक टेंड कर रहा है, सबको समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा है बी सेट। बी सेट में क्या क्या है? x इज एन इंटीजर which lies between -1, 2 and 9, 2। अब ऐसे तो ये देखने में हार्ड लग रहा है कि इसमें हमें इंटीजर तो गिवन है, लेकिन ये तो खुद ही इंटीजर्स नहीं है, -12 and 9/2। तो ये देखिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी नहीं है, हमें इसके बीच की वैल्यूज लिखनी है। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो बेसिकली -12 क्या आएगा? -12 वुड कम 0.5, -0.5, और 9/2 कितना आएगा? 4.5। तो हमें बेसिकली 0.5 और 4.5 के बीच में जितने भी इंटीजर्स आ रहे हैं वो लिखने हैं। तो इनको डायरेक्टली उतार देना ही रोस्टर फॉर्म है। तो देखते हैं कैसे लिखेंगे। वैसे हमें डायरेक्टली लिखा भी है कि हमें सिर्फ एलिमेंट्स ही लिखने हैं, हम फिर भी रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं क्योंकि हमने सीखा है तो लिखना तो पड़ेगा। तो -0.5 के बाद कौन सा हमारा इंटीजर आएगा? 1 आएगा। सिंपल, कुछ भी नहीं है। 1, 2, 3, 4, 4.5 के से कम लिखना था तो हमने 4 तक ले लिया। 4.5 तो इंटीजर है ही नहीं तो वो भी हम नहीं लेंगे। 5 नहीं लेंगे क्योंकि हमें 4.5 से हमेशा कम की वैल्यूज लिखनी थी। तो मैंने 4 तक लिखा और इसे खत्म कर दिया। नाउ सी, x इज सच दैट x इज एन इंटीजर, x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू हमारा 4। तो x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4 है। अब इसे ध्यान से देखते हैं, इसका मतलब क्या है। अगर x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4 है तो हमारा जो x होगा वो क्या होगा? x की वैल्यू हमें कुछ इस तरीके से लेनी है कि उसका जो स्क्वायर अगर हम करें तो 4 से हमेशा कम आए। दूसरा, वो एक इंटीजर भी होना चाहिए। तो पहले ग्रेटेस्ट वैल्यू से ही स्टार्ट करते हैं। क्या मैं x4 ले सकती हूँ? मुझे 4 दिख रहा है तो मैं 4 ही करके देख लेती हूँ। नो, ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे तो वो तो 16 हो जाएगा जो 4 से काफी ज्यादा बड़ा है। हमें इससे कम की ही वैल्यूज लेनी है। तो 4 से कम किसी का स्क्वायर आता है? 1 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा।
राइट, लेकिन हमें यहाँ इक्वल टू भी गिवन है तो हम 2 भी लेंगे। तो x की वैल्यूज क्या क्या आ सकती है, पहले तो हम ये लिखते हैं। x इज इक्वल टू हमारा 2 आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ x इज इक्वल टू 2 से कम का कोई इंटीजर लेकर देखते हैं, क्या लेंगे 1, 2 से कम इंटीजर 1 ही आएगा, तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 विच इज लेस देन और इक्वल टू 4, ये भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इससे नीचे कौन सा इंटीजर आएगा, 0, 0 स्क्वायर भी 4 से कम है, ये भी हो गया। नाउ x इज इक्वल टू इससे भी कम इंटीजर कौन सा होगा, -1 भी ले सकते हैं क्योंकि -1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 4 से कम हो जाएगा। अगला क्या ले सकते हैं, -2 भी ले सकते हैं, -2 का स्क्वायर भी 4 के इक्वल आ गया। लेकिन अब क्या x इज इक्वल टू -3 ले सकते हैं, अगर -3 ले सकते तो फिर भाई 3 भी तो ले ही सकते थे, बट हम दोनों ही वैल्यूज नहीं ले सकते क्योंकि 3 स्क्वायर या फिर -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा विच इज ग्रेटर देन 4, यानी x की जो वैल्यूज हमारे पास आ रही है वो सिर्फ इतनी है। इसी को हम रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे नॉर्मली, -1, -2, 0, 1, 2, ये हमारी हो जाएगी इसकी वैल्यू। अब हमारा आता है फोर्थ पार्ट, x is such that x is a letter in the word loyal, तो इसमें तो बिल्कुल कुछ ही नहीं है। D में हमें लॉयल के सारे लेटर्स उतार देने हैं, L नहीं उतारेंगे क्योंकि एक बार हम उतार चुके हैं। नाउ E, X is a month of a year not having 31 days, जिसमें हमारे 31 डेज नहीं आते हैं, यानी 30 डेज या 28 डेज, क्योंकि फरवरी भी तो कंसिडर करना है, तो वो उसमें हमें लिखना है। बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना। कहाँ से शुरू होगा ये हमारा, फरवरी आएगा, जनवरी में तो 30 डेज होते हैं, फरवरी, अप्रैल, देन जून, देन सितंबर, राइट, एंड दैट्स इट। नवंबर भी आएगा हमारा, ये खत्म हो गया। नाउ F, X is a consonant in the English alphabet which precedes K, ABCD से लेके K तक के बीच में जो भी कॉन्सोनेंट्स आते हैं उनको हमको लेना है। कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं, जो A, E, I, O, U के अलावा जितने भी हमारे लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, वो हमें सारे कंसिडर करने हैं। तो K तक की बेसिकली हमें ABCD लिखनी है। ये भी कोई क्वेश्चन है, A तो नहीं लेंगे क्योंकि A तो वोवेल है, तो उतार देते हैं B, C, D। E नहीं लेंगे क्योंकि वो भी हम उतार चुके हैं, F, G, H। I नहीं लेंगे क्योंकि वो भी एक वोवेल है, J, एंड दैट्स इट, क्योंकि हमें प्रीसीडिंग K बताना था, K भी हम नहीं ले सकते, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। हमें ये उतारना है, तो देखते क्या करेंगे। पहला है हमारा 1, 2, 3, 6, ये किससे मैच करेगा। सो बेटर है कि हम सेट बिल्डर फॉर्म देखें और फिर उसे रोस्टर फॉर्म से कन्वर्ट करें। x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6, एक प्राइम नंबर्स होने चाहिए और वो 6 को डिवाइड करने वाले होने चाहिए। देखते ही आपको ये पता चल जाएगा कि 2, 3 है। क्यों है, क्योंकि 1, 2, 3, 6 नहीं हो सकता, 6 एक प्राइम नंबर है ही नहीं, तो देखना ही छोड़ दो। इसमें भी जो हमारा 9 है ये प्राइम नंबर नहीं है, इसको भी छोड़ दो, बचा कौन सा 2, 3, कॉमन सेंस से क्वेश्चन हो गया। नाउ x इज एन ऑड नंबर लेस देन 10, तो लेस देन 10 हमने ये वाली वैल्यू देखी थी, ये कौन सा हो जाएगा B, ये हमारा था A। नाउ x इज अ नेचुरल नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6, मतलब x हमारे नेचुरल नंबर्स होने चाहिए और 6 को डिवाइड करने चाहिए। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हमसे पूछा था प्राइम नंबर होना चाहिए, इसलिए हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया था, लेकिन यहाँ से हमें पूछा है नेचुरल नंबर्स, तो 6 नेचुरल नंबर तो है अगर प्राइम नंबर नहीं है तो भी, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा C। X इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में जितने भी लेटर्स आ रहे हैं उनको उतारना है, तो ये हमें डेफिनेटली थर्ड पार्टी होने वाला है इसका आंसर। और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 हो गई है फिनिश। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।